स्वागत है आप सभी को मेरे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम विज्ञान भाग 3 कक्षा 8 का अध्याय 3 देखने वाले हैं, फसल उत्पाद एवं प्रबंधन। और पीछे के जो 2 अध्याय हैं इनको मैं पढ़ा चुका हूँ। आप आई बटन में या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये रहा हमारे फसल उत्पाद एवं प्रबंधन। हम जानते हैं कि भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। पौधा भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु मनुष्य तथा अन्य जीव जीवित रहने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? देखिए, मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु अपना भोजन पौधे या जंतु अथवा दोनों से प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसका नियमित उत्पादन एवं प्रबंधन करना आवश्यक है। आपको बता दें कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों पर अपनी जीविका चलाती है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति आधारित कार्यकलाप पर निर्भर करती है। हमारा राज्य बिहार भी एक कृषि राज्यों में से एक है। देखिए, हर फसल का कोई नाम होता है और उसे उसका एक निश्चित समय बोने का होता है और उसे काटना भी निश्चित समय होता है ना, काटने का भी समय निश्चित होता है। तो इस क्रियाकलाप 1 में दे रखा है कि आपको फसल के नाम लिखने हैं और यहाँ पर जब उसे बोने का समय होता है वो लिखना पड़ता है, कौन से महीने में उसे बोते हैं वो लिखना है, और जब कौन से महीने में काटते हैं इधर वो लिखना है। ठीक है, तो आपको इधर ये क्रियाकलाप करना है। अब चलिए आगे चलते हैं। आपको इस पॉइंट को लिख लेना है कि बड़े भूभाग पर उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल आदि फसलों की चर्चा आप सुने होंगे, है ना। और आप जान चुके हैं कि विभिन्न ऋतुओं में कौन कौन सी फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। देखिए, वर्षा ऋतु में उपजाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल। और शीत ऋतु में उपजाए जाने वाले फसल को रबी फसल कहते हैं और ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाले फसल को जायद कहते हैं। यहाँ क्रियाकलाप 2 में दे रखा है कि फसलों के प्रकार है ये सभी, और फसलों के नाम बताइए। खरीफ फसल में कौन कौन से फसल आते हैं वो आपको लिखना है, रबी फसल में कौन कौन से और जायद फसल में कौन कौन से। अब आगे चलते हैं। देखिए, मनुष्य अपने प्रारंभिक अवस्था में घुमंतु था। यह स्थिति लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक बनी रही। वह भोजन एवं आवास की खोज में जगह जगह घूमते रहते और इनका विचरण समूहों में करता था। कच्चे फल, कंद मूल, सब्जियां खाते तथा जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इसी क्रम में बीजों से पौधे को उगते देखा और उन पौधे से बीज का उत्पन्न होते हुए देखा। फिर क्या था? कृषि की शुरुआत हुई। अब मनुष्य एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे और कृषि महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब आगे चलते हैं। देखिए, फसल उत्पादन के लिए हमें ये निम्न क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करना पड़ता है। इन सभी के बारे में हम अभी जानेंगे। मिट्टी तैयार करना, बीजों का चयन करना, बुआई, सिंचाई, निकौनी को निराई कहते हैं। ठीक है, जब फसलों के साथ कुछ छोटे छोटे फालतू पौधे उग जाते हैं उसी को ही काटने की विधि को निकौनी कहते हैं, जिसे निराई भी कहते हैं। कटाई, गहाई, उसाई, भंडारण इत्यादि के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा था मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने के लिए हमें मिट्टी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। ये आपको लिख लेना है। जुताई के लिए हल परंपरागत उपकरण है जो लकड़ी का बना होता है। मिट्टी की गहाई के लिए हल में लोहे का फाल लगा होता है। हल से जुताई के लिए एक जोड़े बैल की भी मदद ली जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जुताई के दौरान बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं जिन्हें तोड़ने के लिए पाटल या चौकी की प्रयोग किया जाता है। इसे भी 2 बैलों की मदद से ही चलाया जाता है। देखिए, वर्तमान काल में ट्रैक्टर पावर लीटर से जुताई का काम लिया जा रहा है। मिट्टी की जुताई से पौधे की जड़ें गहराई तक पहुंचती है और पोषक तत्व प्राप्त करती है। ह्यूमस पौधे की जड़ों तक पहुंचता है और केचुआ तथा सूक्ष्म जीव में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है और ह्यूमस का निर्माण
तेजी से होने लगता है। इस तरह हम देखते हैं कि बुआई से पूर्व मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, देखिए वर्तमान काल में हम ट्रैक्टर के उपयोग से, ट्रैक्टर या इसके मदद से, ठीक है, हल की मदद से हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस क्रियाकलाप में आपको एक उपकरण लिख लेना है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, जो खेतों के उपकरण में काम आते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, उन सभी का नाम लिख लेना है नीचे, और फिर इसका क्या कार्य है वो लिखना है। जैसे ट्रैक्टर का क्या, मिट्टी तैयार करते हैं, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, इसे आपको पूरा कर लेना है। अब देखिए बीजों का चयन, जैसे अच्छी उपज के लिए महत्वपूर्ण एवं स्वस्थ बीजों का चयन करना महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छे बीजों का चयन चुनकर और फटक कर करते ही हैं। क्या आप भी इस तरह कोई और तरीका जानते हैं? चलिए एक आपको मैं तरीका बताता हूँ। तो देखिए क्रियाकलाप 4 है। कांच का एक ग्लास ले लेना है, ठीक है, और उसमें पानी भर लेना है, और इसके बाद ग्लास में एक मुट्ठी चने या गेहूं का बीज डालना है इसके अंदर। कुछ ही देर अवलोकन से पता होता है कि कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और कुछ पानी के अंदर ही होते हैं। तो देखिए जो स्वस्थ बीज होंगे वो पानी के नीचे बैठ जाएंगे, और जो स्वस्थ बीज नहीं होंगे वो पानी के सतह के ऊपर तैरते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए हमने मिट्टी तैयार कर लिया। अब मिट्टी तैयार करने के बाद हमें बुआई, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मिट्टी तैयार करने के बाद हम बीज को डालेंगे, है ना। तो देखिए मिट्टी में बीजों को डालना क्या कहलाता है, बुआई। क्या आपने किसी बीजों को बोते हुए किसानों को देखा है? देखिए चयनित बीजों की बुआई पौधे की प्रकृति पर निर्भर करती है। बुआई के लिए 2 विधियां प्रचलित हैं। कुछ बीज सीधे तैयार मिट्टी में छिटक दी जाती है, जैसे गेहूं, जय, मसूर, इन सभी को क्या कहते हैं, ऊपर से ही छींट देते हैं, और यानी कि तैयार मिट्टी में ही बीजों को डाल देते हैं। और कुछ बीजों को नर्सरी में बोते हैं, और कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं, जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसे उखाड़ कर दूसरे खेतों में मिट्टी तैयार कर रोपे जाते हैं, रोप दिया जाता है। ठीक है, आपने धान की खेती करते हुए अवश्य देखा होगा। धान को खेती करते हुए अवश्य देखा होगा। देखिए इसके छोटे छोटे निकले पौधे को मोरी कहते हैं, ये भी आपको लिख लेना है, हर पॉइंट्स को आपको जरूर लिखना है, जिसे उखाड़कर दूसरी खेतों में बोते हैं। इस फसल का उपज अच्छी होती है ना, इस फसल की उपज अच्छी होती है। बुआई के समय सावधानियां आवश्यक हैं। देखिए बीजों के बीच सामान्य दूरी बनी रहे ताकि पोषक तत्वों की प्राप्ति आसानी से हो सके। ठीक है, बीजों को इतनी गहराई तक बोना चाहिए ताकि नमी के कारण अंकुरित हो सके। ठीक है, बुआई के बाद पक्षियों से सुरक्षा के लिए मिट्टी से ढक दिया जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब आ गए हैं खाद एवं उर्वरक मिलाना। ठीक है, खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। पहले हम खाद के बारे में जानते हैं। ठीक है, खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। पौधे तथा जानवरों के अवशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियों, पौधे पत्तियां तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक खाद कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। क्या लिखना है कि अब पौधे तथा अवशिष्ट जानवरों के अवशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियां, पौधे पत्तियां तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक खाद कहलाते हैं। ठीक है, इन अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्म जीव बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार तैयार की हुई खाद कंपोस्ट कहलाती है। ये भी आपको लिख लेना है। अब देखिए जब हम एक ही तरह का फसल बार बार उस खेत में बोएंगे तो उसमें क्या होगा, एक ही तरह की पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, है ना। तो देखिए मिट्टी में पोषक तत्व की पुनः पूर्ति के लिए खेतों में खाद डाली जाती है। खाद के अलावा कुछ रसायनों का भी उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। ठीक है, आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, आपके बुक में लिखा होगा। जैसे उर्वरक में यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, पोटेशियम सल्फेट आदि ये मिट्टी को क्या करते हैं, अपशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं।
ठीक है। देखिए, उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं तथा पौधे की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, परंतु मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें किसका उपयोग कर यानी कि जैविक खाद का ही उपयोग करना चाहिए, अथवा दोनों फसलों के बीच कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम क्रियाकलाप 6 को जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, चना या मूंग का बीज लेके उसे अंकुरित कीजिए। ठीक है, और क्या कीजिए, तीन गमला लगा लीजिए, है ना। 3 शीशे प्लास्टिक या शीशे का ग्लास बना लीजिए और इस पर ABC लिख दीजिए। ठीक है, ग्लास A में क्या कीजिएगा, मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी सी गोबर या खाद मिला दीजिएगा। ठीक है, और B में समान मात्रा में लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया यानी कि उर्वरक मिला दीजिएगा। और ग्लास C में क्या कीजिए, गिलास C में मिट्टी डालिए। ठीक है, अब इसमें अंकुरित बीज बोने के बाद पानी में समान मात्रा में क्या कीजिए, पानी समान मात्रा में डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। तो ठीक है, प्रतिदिन पानी देते रहिएगा। देखिए, 7 से 10 दिनों बाद क्या होगा, जो ग्लास ए है उसकी वृद्धि अच्छे से होगी। ठीक है, और अच्छा होगा। ठीक है, और ग्लास B में क्या होगा, ये थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, और ग्लास C में बहुत ही धीरे इसका अभी अंकुरण भी नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर किसकी कमी हो गई, तो इसके अंदर कमी हो गई पोषक तत्व की। पोषक तत्व नहीं था, इसलिए इनका वृद्धि नहीं हुआ। इसके अंदर थोड़ा सा यूरिया रहा, इसलिए ये इसने यूरिया से अपना क्या किया, विकास किया। और चूंकि इसके अंदर गोबर था, इसके अंदर ह्यूमस था और इसके अंदर सूक्ष्म जीव था, जिसने इसे क्या किया, वृद्धि यानी विकास के लिए उत्साहित किया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, खाद एवं उर्वरक को आप जान चुके हैं, तो इसके कुछ अंतर भी होंगे, क्योंकि जब दो खाद है तो इन दोनों में से दोनों का कुछ ना कुछ अंतर होगा, इसलिए हम इसको जानते हैं। ठीक है, देखिए, उर्वरक क्या होता है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। ठीक है, और ये खाद क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधे के अवशेषों से विघटन से प्राप्त होता है। अब देखिए, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। ठीक है, परंतु खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। देखिए, उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, सुपर फास्फोरस, ठीक है, पोटेशियम प्रचुरता में होती है। खाद में यह निम्न मात्रा में होती है। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब इसको लिख लेना है आपको, जैविक खाद के लाभ। देखिए, जैविक खाद से मिट्टी को क्या होता है, जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं रंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैसीय विनम्रता सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब देखिए, हमने खाद डाल दिया, अब क्या करेंगे, हम सिंचाई के बारे में जानेंगे। ठीक है, पौधे को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है, इसलिए फसल के उत्पादन के लिए जल अत्यंत जरूरी है। पौधे को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और पौधे में लगभग 90% जल होता है, यह आपको जानना जरूरी है। देखिए, बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, इसलिए जल आवश्यक है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। देखिए, आपको इसको लिख लेना है। देखिए, फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिंचाई की मात्रा समय, जलवायु, फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे बरसात में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, जाड़ों में सप्ताह में 1 बार एवं गर्मी में 2 से 3 बार के अंतर में सिंचाई की जाती है। इस प्रकार फसल विशेष पर भी सिंचाई की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। जैसे धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। ठीक है, सरसों, चना, तीसी आदि में कम सिंचाई की ही जरूरत होती है। इसी प्रकार मिट्टी के प्रकार भी सिंचाई की
दर निर्भर करती है। जैसे बलुई मिट्टी में की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है, और कारण अधिक सिंचाई की जरूरत होगी। इसके विपरीत चिकनी काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण कम सिंचाई की जरूरत होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्रियाकलाप 7 में आपको क्या करना है कि जो सिंचाई यानी कि जिस फसल में ज़्यादा सिंचाई लगता है उसकी सूची बनानी है, और जिसमें कम सिंचाई लगती है उसमें इनकी सूची बनानी है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए सिंचाई के स्रोत देखिए अभी वर्तमान में कुआं, नदी, नहर, तालाब, झील आदि सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। और वर्तमान में हम क्या किससे करते हैं पानी का सिंचाई? नल से करते हैं, चापाकल से करते हैं, मोटर से भी करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये सभी तरीके हैं। देखिए ये कुएं से पानी निकाल रहे हैं ना, और उसके बाद ये एक मोटर की सहायता से क्या होता है, घूम रहा है और पानी जा रहा है यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ से पानी निकाल रहे हैं ये, और इधर से दे रहा है, और ये डायरेक्ट खेतों में जा रहा है, यानी कि गड्ढे से होते हुए खेतों तक पहुँच जा रहे हैं। और ये मोटर की सहायता से नीचे से पानी लेके बाल्टीन क्या करता है, यहाँ गिरा देता है, और यहाँ से होके कहाँ चला जाता है, खेतों में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए सिंचाई के आधुनिक तरीके। देखिए छिड़काव तंत्र, ठीक है, जिसे इंग्लिश में स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। तो इसे हम चित्र में समझ सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए ये है छिड़काव तंत्र। इसके अंदर क्या होता है, पाइप के माध्यम से हम ऊपर से फसलों के ऊपर पानी देते हैं, ठीक है। ये है हमारा छिड़काव तंत्र, जिसे आप चित्र 3.6 छिड़काव तंत्र में देख सकते हैं, ठीक है। इसे आपको समझना है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी चालू करके मोटर की सहायता से फसलों के ऊपर दे रहे हैं। अब चलो आगे चलते हैं। और दूसरा तंत्र है ड्रिप तंत्र, जिसे इंग्लिश में ड्रिप सिस्टम कहते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, पाइप के माध्यम से बूंद बूंद पानी देते हैं। इससे क्या होता है कि पानी इसमें ज़्यादा खपत नहीं होता है और पौधे को भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिलती है, ठीक है। यही है हमारा ड्रिप तंत्र। अब आगे चलते हैं। अब देखिए सिंचाई के बाद हमें निराई की भी आवश्यकता होती है। तो देखो खेतों में फसली पौधे के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। इन अवांछित पौधे को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। इनको आपको लिख लेना है। साथ ही खरपतवार को काटने की क्रिया को निराई कहते हैं, जिसे निकौनी भी कहते हैं। देखिए किसान अनेक तरीकों से खरपतवार को काटता है, ठीक है। वो क्या करता है कि अनेक तरीकों से खरपतवार को काटता है। देखिए वह फसल उगाने से पहले खेत जोतकर खरपतवार सुखा देता है। सूखे खरपतवार मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ खरपतवार खुरपी या हाथ से भी हटाया जाता है। रसायनों का भी प्रयोग करके खरपतवार को हटाया जाता है, ठीक है। रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए इस चित्र में क्या गलत है। देखिए इस चित्र में ये गलत है क्योंकि खरपतवार जब रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं तो मुंह में मास्क लगा लेना चाहिए, मुंह से सुरक्षा करना चाहिए। तो इस चित्र में हमें यही गलती है, ये गलती दिख रही है कि इस आदमी ने क्या किया है, मास्क नहीं लगाया है। तो यहाँ पूछ रहा था कि चित्र में क्या गलत है, तो हमने इसका आंसर दे दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा फसल तैयार हो चुका है। तो तैयार हुए फसल को हम क्या करेंगे, कटाई करेंगे, ठीक है। फसल पकने के बाद हमें उसे कटाई करना चाहिए, ठीक है। फसलों के पकने के बाद काटने की विधि को क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। उसको भी लिख लेना है। छोटे स्तर पर हांसियों से कटाई की जाती है, जबकि बड़े स्तर पर मूवर, रीपर एवं हार्वेस्टर की जाती है। खरीफ फसल जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि की कटाई सितंबर-अक्टूबर की माह में होती है, जबकि रबी फसल गेहूं, चना, सरसों आदि की कटाई मार्च-अप्रैल में होती है। हार्वेस्टर द्वारा कटाई होने पर खेत में पौधे के निचले भाग शेष रह जाते हैं। हमें इनको जलाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है, इसलिए इन्हें खेत में ही विघटित होने के लिए छोड़ देना चाहिए। कटाई के बाद फसलों को थ्रेसिंग विधि द्वारा
दाना एवं भूसा अलग कर दिया जाता है। थ्रेसिंग होता है जिससे क्या होता है, दाना यानी कि बीज और भूसा जो होता है उसको अलग कर दिया जाता है। अब देखिए आपको फसली पर्व यानी कि कटाई पर्व भी जानना है। किसान जब कठिन परिश्रम से द्वारा फल बोता है तो 3 से 4 माह के बाद कटाई का समय होता है। ठीक है, अब आपने देखिए अपने खेतों में तैयार फसलों को देखकर वह बहुत खुशी होता है और खुशी से झूम उठता है, चूँकि पिछले 3 या 4 माह से परिश्रम का फल मिलता है, इसलिए वह खुशी मनाता है। बच्चों उसे यानी कि उसे बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी मिलकर मनाते हैं। इसी प्रकार हमारे देश के सभी भागों में यह कटाई पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और कटाई पर्व यानी कि कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बहू आदि जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, बीजों को भी अलग कर लिया। अब हमारा फसल तैयार हो चुका है तो उसे क्या करेंगे, भंडारण करेंगे। फसल की कटाई के बाद प्राप्त अनाज का भंडारण अत्यंत जरूरी है, परंतु यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि भंडारण करते समय अनाज नमी ना हो, अन्यथा उसे खराब होने या जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी सुरक्षा यानी कि उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की आशंका होती है। इसलिए भंडारण से पूर्व अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाना जरूरी है ताकि इसमें नमी समाप्त हो जाए। अब आगे चलते हैं। देखिए हम अनाज का भंडारण जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में तथा कोठियों में करते हैं। अनाज को चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए उन्नत भंडारण गृहों को क्या कहते हैं, यानी कि तथा साइकिलों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नमी एवं तापमान को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, केंद्र एवं राज्य सरकार खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्यान्न FCI के गोदामों में करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए आपको वर्ड मीनिंग्स याद कर लेने हैं। ठीक है, आपको वर्ड मीनिंग्स बहुत ही ज़रूरी है। जब इसे आप याद करेंगे तो इसके अंदर बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको बहुत ही आगे काम देने वाला है। अब आगे चलते हैं नोट्स देखने। तो देखिए खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वर्षा ऋतु में उपजाए जाने वाले फसल खरीफ कहलाते हैं। ठीक है, शीत ऋतु में उपजाए जाने वाले फसल रबी एवं ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाले फसल जायद कहलाती है। देखिए खेत की तैयारी के लिए जुताई, समतलीकरण आदि क्रियाएं करनी पड़ती है। ठीक है, बीज की बुआई उचित दूरी एवं उचित गहराई पर करना चाहिए। फसल में खाद एवं उर्वरक को उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अच्छी फसल उत्पादन के लिए सही अंतराल पर सिंचाई जरूरी है। सिंचाई के आधुनिक तरीके छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र हैं। ठीक है, निराई द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। अनाजों को भंडारण से पहले अच्छी तरह धूप में सुखाना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए धान की फसल कौन सी फसल है, ये खरीफ फसल है। ठीक है, चना की कौन सी फसल है, तो ये चना की रबी फसल है। ठीक है, उर्वरक है तो आपको बता रखा हूँ उर्वरक प्रायः क्या है, अकार्बनिक लवण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, खरपतवार हटाने को हम निराई कहते हैं। ठीक है, अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, धातुओं के पात्रों में, कोठियों में, FCI गोदामों में, इन सभी में किया जाता है। ठीक है, अब चलिए और आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे है मिट्टी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई। ठीक है, खाद कौन से पदार्थों का मिश्रण है, तो खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है ना, धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई नहीं लगती है। अब आगे चलते हैं। देखिए केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। फलदार पौधे को नमी पानी देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ड्रिप तंत्र। ठीक है, अब कॉलम A में दिए गए शब्दों को मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए तो देखिए खरीफ फसल क्या है, खरीफ फसल धान एवं मक्का। ठीक है, खरीफ फसल है। और देखिए दूसरा है रबी फसल। ठीक है, रबी फसल कौन से फसल है, चना, गेहूं, चना, मटर इत्यादि। ठीक है, अब तीसरा का देखिए रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फास्फोरस। ठीक है, और कार्बनिक खाद
कौन सा है? गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। हार्वेस्टर कटाई का यंत्र। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए सिंचाई किसे कहती है, किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर है अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। पौधों को जीवित रहने के लिए इसकी जरूरत होती है। अच्छी फसल के उत्पादन के लिए जल अत्यंत जरूरी है। पौधे को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे नमी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। पौधे में लगभग 90% जल होता है। ठीक है, बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, इसलिए जल आवश्यक है, यानी सिंचाई आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? तो मैंने आपको बता रखा है, आपको ये लिख लेना है, आपको इसका चित्र बना लेना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैविक खाद के क्या क्या लाभ हैं? तो इसका आंसर है ये। ठीक है, आपको इसको लिख लेना है, बता रखा हूँ मैंने आपको, इसी को आपको लिख देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। खरपतवार क्या है और हम इनका नियंत्रण कैसे करते हैं? तो इसका आंसर है ये। खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं जो मुख्य फसल के साथ साथ भोजन एवं स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इस अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। ठीक है, और इसका नियंत्रण, ठीक है, हम इसका नियंत्रण अनेक विधि से करते हैं। ठीक है, जैसे निराई करके, रसायनों का प्रयोग करके इत्यादि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या करना है। फसलों की उपज में सुधार हेतु सुझाव है। खेतों की तैयारी के लिए जुताई, समतलीकरण आदि क्रियाएं पर समय पर करनी चाहिए। बीजों की बुआई उचित दूरी एवं उचित गहराई में करना चाहिए। फसलों में खाद एवं उर्वरक की उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई, अच्छी फसल उत्पादन के लिए सही अंतराल में सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई के आधुनिक तरीकों, छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। समय पर कीड़ा से बचाने के लिए दवा का छिड़काव भी करना चाहिए। ठीक है, यही सब लिख लेना है। अब आगे चलते हैं। केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? ठीक है, तो केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है क्योंकि जैसे ही ह्यूमस पौधे की जड़ों तक पहुंचती है तो केंचुआ तथा सूक्ष्म जीव में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है और ह्यूमस का निर्माण तेजी से होने लगता है। मिट्टी की जुताई से पौधे की गहराई तक जा सकती है और पोषक तत्व प्राप्त कर सकती है। तो इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। तो मिलेंगे कभी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।